अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉपिक फाउंडेशन एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के न्यू सिलेबस का जो सेकंड यूनिट है उसके फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट है, दैट इज फाउंडेशन एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी फाउंडेशन के बारे में हमें पढ़ना है, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, एंड देन इसका क्या रोल रहा इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है तो उसमें, तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी है इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि मे बी इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड इसको अब अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फाउंडेशन 1885 में हुई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई। इसने एक मेजर रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, इंडिया की जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए फ्रॉम ब्रिटिश, तो उसमें इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनिशियली जो आईएनसी है इसका मकसद ये था कि रिफॉर्म्स लाना, चेंज लाना, एंड इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में या जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो उसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। बट लेटर क्या हुआ, मतलब पहले तो यही चाहते थे ये कि इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट लेटर जो आईएनसी है ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है कि इंडिया को आज़ादी मिले इन ब्रिटिशर्स से, तो उसमें एक मेजर रोल प्ले किया। इसमें बहुत सारे हमने फेजेस देखने हैं, जैसे कि मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज या गांधीयन फेज, तो वो चीज़ें जो है वो हमने देखनी है। एंड इन फेजेस के जरिए से, मतलब मॉडरेट फेजेस में कुछ चीज़ें हुई, इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज में कुछ चीज़ें हुई, देन गांधीयन फेज में कुछ चीज़ें हुई, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसको अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे आज़ादी मिल गई 1947 में। बट इसमें जो मेन एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो फाउंडेशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है फाउंडेशन एंड रोल ऑफ आईएनसी। सबसे पहले हम फाउंडेशन देखेंगे। जो आईएनसी है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिली दिसंबर 28, 1885 में। जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको किसने बनाया था? एलन ऑक्टेवियन होम ने। एट नेशनल कन्वेंशन एक मीटिंग हुई थी जिसको कि 72 डेलीगेट्स, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। एंड ये जो मीटिंग है कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में, इन दिसंबर 28, 1885 में। इसका प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यूसी बैनर्जी। तो तब जाके जो आईएनसी है उसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईएनसी है उसको किसने फॉर्म किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कहाँ पे फाउंड किया था? बॉम्बे में। डेट क्या थी? दिसंबर 28, 1885। कितने डेलीगेट्स ने, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। प्रेसिडेंट कौन थे इस टाइम पे? उमेश चंद्रा बैनर्जी, ठीक है। मतलब इसके प्रेसिडेंट, जो आईएनसी है इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बैनर्जी। ये इसकी फर्स्ट मीटिंग थी, ठीक है। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है ये कौन है? ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे एंड खुद भी ये ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे, मतलब इसका ओरिजिन भी ब्रिटिश में ही था। तो यहाँ पे एक एंड उसके साथ साथ कुछ और लीडर्स भी थे, जैसे दादा भाई नूर जी, दिनशा वाचा, या और भी थे जैसे बदरुद्दीन ताइब जी, या जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं तो वो भी थे। बट यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो अगर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे तो उन्होंने क्यों इस आईएनसी को बनाया, जो कि मतलब इसलिए बनाई गई थी कि इंडियंस का ग्रेटर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिले, एंड लेटर ये इंडिपेंडेंस के लिए मतलब एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो इसने क्यों बनाई थी अगर ये ब्रिटिशर्स का था? तो यहाँ पे कुछ कंस्पिरेसी थियरीज डेवलप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेफ्टी वैल्यू थ्योरी, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसलिए ये जो मूवमेंट है मतलब ये बनाई ताकि जो फ्यूचर है उसमें हमें जो 1857 का जो रिवोल्ट है उस टाइप का रिवोल्ट देखने को ना मिले, तो जिसकी वजह से हम इंडियंस के टच में रहेंगे एंड जो मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट्स हैं या जो वायलेंट रिवोल्ट्स हैं तो वो हमें देखने को ना मिले, जिसकी वजह से इन्होंने इसकी फाउंडेशन करी। तो ये एक मतलब सेफ्टी वैल्यू थ्योरी है या कंस्पिरेसी थ्योरी है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप खुद से जान सकते हो, इसके बारे में सर्च खुद से कर सकते हो, बट इट इज़ देयर कि ये मतलब इसलिए ही बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद इसके रोल की अगर हम बात करें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका क्या रोल था, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। सबसे पहले हम अर्ली रोल की बात करेंगे एंड देन लेटर रोल। तो अर्ली रोल की अगर हम बात करें, जो आईएनसी है ये इसलिए बनाई गई थी ताकि इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो अपनी जो डिमांड्स हैं, मतलब सबसे पहले तो जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे एंड वो जो
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए बेटर हो, या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट में हो। तो ये चीज़ें थी, एंड इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे ये अपने डिमांड्स को रख सकते थे ब्रिटिशर्स के सामने। ओके, एंड एक और था ये कि मतलब ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि खाली 3 लोग थे वहाँ पे, जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें खाली 3 इंडियंस थे, जैसे कि राजा बनारस सर दिनकर राव एंड महाराजा पटियाला। तो खाली ये 3 जो थे तो वो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे। तो जो इंडियंस थे वो चाहते थे और लोग जो है उनको ऐड किया जाए इस वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एंड ये जो काउंसिल है इसमें पता नहीं कितने मेंबर थे, शायद 12 मेंबर इसमें थे कि 15 मेंबर, शायद 15 मेंबर इसमें थे। एंड इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए कि मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के मतलब जो मास मूवमेंट्स हैं जिनमें के जो बहुत सारे लोग हैं वो जुड़ जाए, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर भरोसा किया कि ये जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको सपोर्ट करके हम अपनी डिमांड्स को आगे रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करा जाएगा, हमारी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको बेटर कर दिया जाएगा, एंड लेटर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएनसी है तो इसकी वजह से हमें फ्रीडम मिलेगी। तो इसने लोगों का पहले तो भरोसा जीत लिया, जो लोग हैं वो इसके ऊपर भरोसा करते थे कि इसकी वजह से ही हमारी जिंदगी बेटर हो सकती है, ठीक है। अर्ली रोल में हम देखते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज जो है वो स्टार्ट होता है 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है। तो ये मॉडरेट फेज है आईएनसी का। ये क्या है मॉडरेट फेज जो है आईएनसी का, तो मतलब इस टाइम पीरियड पे ये था, एंड रेफर करता है उस पीरियड को जो जब लीडर्स जो थे तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि हम ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करें, मतलब हम धीरे धीरे चेंज लाए थ्रू पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कि पीसफुली हम वायलेंट जो चीजें हैं वो ना करें, जो हिंसा है वो हम ना करें, जो वायलेंट मीन्स हैं उनको हम ना अपनाएं, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं उनके खुद के लॉज वगैरह थे, तो इन्होंने बोला कि हम उन्हीं लॉज के जरिए से अपनी जो कंडीशन है उनको बेटर कर सकते हैं। मतलब ये उस टाइम पे जो मॉडरेट फेज था या जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट लीडर्स जो थे, तो उनका मतलब जो वे था, जो मेथड था, तो वो यही था, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए से एंड थ्रू पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते हैं एंड ग्रेजुअली रिफॉर्म्स लाएंगे। एंड इनका मकसद ये था कि जो इंडियंस की पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं तो उनको इम्प्रूव करा जा सके। तो ये इनके बेसिक डिमांड्स थे या की डिमांड्स थे। प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें कौन से थे? दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आरसी दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, बदरुद्दीन तायब जी। तो ये जो मतलब मॉडरेट फेज था, इट वाज बेस्ड ऑन 3 P's, कि हम प्रेयर करेंगे, मतलब गिड़गिड़ाएंगे, मतलब आप वैसे ही समझ सकते हो, पेटिशन करेंगे, मतलब ऐसे पेटिशन फाइल करेंगे कोर्ट्स वगैरह में, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करा जाए, एंड प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एंड प्रोटेस्ट लेटर्स ये लिखते थे गवर्नमेंट को कि मतलब हम ये चाहते थे, हमारी डिमांड्स ये हैं, ठीक है। ये मीटिंग्स हेल्ड करते थे, एंड जो डायलॉग्स हैं मतलब आपस में बातचीत वगैरह करते थे, एंड रिफॉर्म्स चाहते थे, एंड चाहते थे कि जो इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद इनकी की डिमांड्स क्या थी? जो एक्सपेंशन है काउंसिल का, वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें एक्सपेंशन हमें देखने को मिले, जितने मेंबर्स उस टाइम पे थे उसमें, तो उससे ज़्यादा मेंबर्स को यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है। उसमें रिफॉर्म्स चाहते थे, एंड जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था, मतलब जो खर्चा हो रहा था मिलिट्री के ऊपर, तो उसको कम करके ये जो खर्चा है किसी और जगह पे लगा दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों की कंडीशन बेटर हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें रिफॉर्म चाहते थे, उसमें रिफॉर्म लाए, ठीक है। जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू बहुत पे करना पड़ता था पेजेंट्स को, ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो फेमाइन्स हैं तो वो उनकी कंडीशन और बदतर करती थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि जो लैंड रेवेन्यू है तो वो कम करना पड़े। तो ये इनके की डिमांड्स थे, ओके। तो आई गेस जो अर्ली रोल है आईएनसी का वो आपको क्लियर है। अभी हम बात करेंगे लेटर रोल की। लेटर रोल, तो लेटर रोल की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस फॉर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो आईएनसी है इसका ये मकसद था कि जो इंडियंस हैं उनकी मोर प्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में, एंड जो राइट्स हैं वो उनको मिले, बट विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही मतलब रूल जो है वो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी, तो हमें इसमें ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स चाहिए सबके लिए। बट फिर क्या हुआ कि लेटर उन्होंने बोला कि जो आईएनसी है ये एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में, ठीक है, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है उसको दिलाने में, ठीक है, उसकी जद्दोजहद में जो आईएनसी है तो ये एक मेजर
पार्टी यहाँ पे बन गई या मेजर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बन गई। सेकंड थिंग इज मास मूवमेंट्स, जो आईएनसी है इसने ऑर्गेनाइज करी जो मेजर कैंपेन्स हैं, जो मेजर मूवमेंट्स हैं, लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने देखी या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने देखी, क्विट इंडिया मूवमेंट हमने देखी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये जो सारी मूवमेंट्स हैं इनको ऑर्गेनाइज इसी आईएनसी ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी हम बहुत सारे इसमें रूल्स देखते हैं कि जो आईएनसी है ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी बन गई इंडिया में, जिसने कि जो कंट्री के अर्ली ईयर्स थे इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको शेप किया। मतलब कि बहुत सारी चीजें हुई है, जो गवर्नमेंट है वो फिर आईएनसी की ही बनी। जो जवाहरलाल नेहरू है वो इसी आईएनसी के मेंबर थे, ठीक है। मतलब जो पहला प्राइम मिनिस्टर आया तो वो भी इसी का बन गया, ठीक है। तो मतलब आज़ादी के बाद भी इसने एक मेजर रोल प्ले किया। तो अभी भी जो कांग्रेस है ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज। जैसे हमने अर्ली रोल में देखा मॉडरेट फेज, वैसे ही हम इसमें देखते हैं दो फेजेस। लेटर रोल में हम दो फेजेस देखते हैं, एक तो एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड सेकेंड इज गांधीयन फेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि 1905 से लेकर 1919 या 1920 तक चला। जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है वो क्या है आईएनसी का? जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है आईएनसी का वो स्टार्ट हुआ 1905 से लेकर 1920 तक। ये रेफर करता है उस पीरियड को जब लीडर्स जो थे एक्सट्रीमिस्ट फेज में, जो लीडर्स थे आईएनसी के, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोर एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल मेथड्स को अपनाया, ठीक है। मतलब वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में थे। वो चाहते थे कि हम जो बातचीत वगैरह है इनके सामने हम नहीं गिड़गिड़ाएंगे, हमें कोई भी मीन्स उसके लिए करना पड़े, मतलब हमें चाहे हथियार उठाना पड़े, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, चाहे वायलेंटली हमें काम करना पड़े, बट हम उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे एंड हम वो हर चीज करेंगे, ठीक है। मतलब हर चीज करेंगे जिसकी वजह से इंडिया को आजादी मिली। उन्होंने प्रोटेस्ट करे, उन्होंने बाइकआउट करे, बट वायलेंट मीन्स से, ठीक है। इनका गोल यही था कि इंडिया जो है उसे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए ब्रिटिश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसे डायरेक्टली इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। उसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, दैट इज स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। इसमें तीन लीडर्स जो हैं वो बहुत प्रोमिनेंट थे, जिनको कि लाल बाल पाल कहते हैं। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने बोला कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, दैट स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। एंड ये बहुत रेडिकल इनके एक्शंस थे, मतलब बहुत एक्सट्रीमिस्ट इनके एक्शंस थे, वायलेंट एक्शंस थे इनके, ठीक है। अदर लीडर्स कौन से थे इसमें? वो थे राज नारायण बोस एंड अश्विनी कुमार दत्त। तो इनको और भी कुछ नेम्स दिए गए थे, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको और भी कुछ नेम्स दिए गए थे, जैसे कि रेडिकल्स या असर्टिव या एक्सट्रीमिस्ट्स और मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स। तो ये इनके कुछ अलग नेम्स थे, इनको भी आप याद रखोगे। उसके बाद इनके मेथड्स एंड अप्रोचेस की अगर हम बात करें, जो रेडिकल्स थे दे वर रेडिकल इन अप्रोच। रेडिकल मतलब कि वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, एंड वो जो रिफॉर्म्स हैं वो रिवोल्ट के जरिए से लाना चाहते थे कि हम रिवोल्ट करेंगे, रिवोल्ट के जरिए से रेवोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यूटिलाइज किया पैसिव रेजिस्टेंस को, मतलब कि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको अपोज किया, डिसोबे किया उनके लॉज को, एंड जो वायलेट किया किनको? जो अनजस्ट लॉज है, मतलब ऐसे लॉज जिनको कि जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ ऐसे लॉज जो कि सीधे सीधे लगते हैं कि ये जो लॉज है ये नहीं होने चाहिए, ये गलत हैं। सपोज लैंड रेवेन्यू का जो है उसका सीन जो है कि जो लोग हैं उनको रेवेन्यू हमेशा उतना ही पे करना पड़ेगा अगर फेमाइंस भी आते हैं, मतलब फेमाइंस के टाइम पे भी उनको उतना ही रेवेन्यू पे करना पड़ेगा जितना कि उनको पहले करना पड़ता था। आई मीन अगर फेमाइंस आते हैं तो ऑलरेडी उनके पास प्रोडक्शन बहुत कम होगी, एंड उससे वो खुद का भी गुजारा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल उनको बोला गया कि आपको उतना पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मतलब जो फार्मर्स हैं वो फिर खुदकुशी वगैरह करते थे, एंड वो जो सिलसिला है अभी तक चलते आ रहा है। तो ये जो चीज़ें थी इनका ये मतलब इनको ये वायलेट करते थे या इनको डिसोबे करते थे, ठीक है। उसके बाद बाइकआउट ऑफ गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो ब्रिटिश के जो गुड्स थे तो उनको बाइकआउट करना, एंड उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको बाइकआउट करना, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज तो उनको बाइकआउट करना, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, दैट्स नेटिव प्रोडक्ट्स, एंड उनको ही अपना ऑल्टरनेटिव्स मानना। व्हाट डज दैट मीन? इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स मतलब कि इंडिया की जो नेटिव चीज़ें हैं तो उनको यहाँ पे यूसेज में लाना, जैसे कि जो खादी है जो कि वाइट ड्रेस था इंडिया का, तो उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश के जो कपड़े हैं हम उनको यूज नहीं करेंगे, उनको जलाया, एंड जो ये इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये खादी है तो इनको हम अप्लाई करेंगे, तो इनका ही हम यूज करेंगे, एंड इस तरीके से इन्होंने ब्रिटिश को बाइकआउट किया, ठीक है। तो ये था एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसके बाद हमें एक और फेज देखना है, दैट इज गांधीयन फेज, जो कि 1920 से आप मान सकते हो
बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1915 से ही, क्योंकि उस टाइम पे ही जो गांधी जी है वो यहाँ पे इंडिया में आए थे। ठीक है, तो 1950 से ये स्टार्ट होता है 1948 तक, जब गांधी जी की डेथ होती है। ठीक है, जो गांधीयन एरा है वो रेफर करता है उस पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में जब महात्मा गांधी ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है या जो आईएनसी है उसको लेड किया। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, जैसे कि नॉन वायलेंस, दैट इज अहिंसा, कि हम वायलेंस कभी भी नहीं करेंगे, वो अहिंसा को नहीं करेंगे। ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉज हैं उनको वायलेट करना, बट पीसफुली। जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो पीसफुली नहीं मानते थे कि हमें कोई भी मेजर उठाना पड़े, बट यहां पे जो गांधी जी है उसने बोला हम डिसोबे तो करेंगे बट हम पीसफुली डिसोबे करेंगे, हम मतलब प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट्स होंगे। ठीक है, ये जो एरा है हमने इसमें देखा मेजर मूवमेंट्स जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, इनके गुड्स वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के जो अनजस्ट लॉज हैं तो उनको वायलेट करना बट पीसफुली, एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट, जो इंडिया है उसको छोड़ो। ठीक है, ये मूवमेंट्स जो है ये कुछ सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स थी इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया को उसको आज़ादी दिलाने में 1947 में। अगर हम गांधीयन एरा या गांधीयन फेज में मेजर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे तो उनकी बात करें, कौन से थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, B.R. अम्बेडकर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, खान अब्दुल गफार खान थे, या राजा गोपालाचार्य थे। तो और भी बहुत सारे लीडर्स थे, सारे लीडर्स का नाम मैं नहीं ले सकता अब। तो उसके बाद बात करेंगे प्रोमिनेंट डिमांड्स। तो प्रोमिनेंट डिमांड्स क्या थी, जो इस टाइम पे जो लीडर्स वगैरह थे उनकी क्या प्रोमिनेंट डिमांड्स थी? दैट इज स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये इनकी पहली डिमांड थी। उसके बाद सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स हैं मतलब उसमें हमें चाहिए कि जो इक्वल राइट्स हैं, एंड जस्टिस फॉर ऑल इंडियंस, जो भी इंडियंस हैं तो उनको इक्वली ट्रीट करा जाए एंड उनको इंसाफ दिया जाए। ठीक है, तो ये उनके और डिमांड्स थे। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो चाहते थे, जो लोगों की कंडीशन है, जो पॉवर्टी वगैरह है तो उनको खत्म कर दिया जाए, जो आपने जो टैक्सेस का बर्डन रखा है जो इंडियंस है उनके ऊपर तो उसको खत्म किया जाए, एंड जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका सपोर्ट। ठीक है, जो लोकल इंडस्ट्रीज है तो वो फ्लरिश हो जाए, उनके लिए आप पॉलिसीज ऐसी बनाओ जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स, जो अनटचेबिलिटी है तो उसको खत्म कर दिया जाए, एंड जो प्रमोशन है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, क्योंकि वो एक बिगर रोल था जिसने मतलब एक मेजर रोल प्ले किया, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी जो कि हमने 1947 से पहले या 1940 से पहले देखी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं तो उनको यहां पे भगा दिया गया। अगर यहां पे यूनाइट नहीं होते, ये हिंदू मुस्लिम्स यूनाइट नहीं होते तो शायद ब्रिटिशर्स अभी भी हमें रूल कर रहे होते, बट उस टाइम पे यूनाइट होकर इन्होंने काम किया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं तो वो यहां से चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सबसे पहले जो है दैट इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये जो डिमांड है ये अर्ली फेज में आती हैं, जैसे कि जो मॉडरेट फेज है उसमें आती हैं कि जो इंडियंस थे वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन, या जो आईएनसी है इसका मेजर पहले एम यही था कि जो इंडियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन हमें गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो सिविल राइट्स हैं, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो फ्रीडम है लोगों को वो मिले, एंड जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह वो इंडियंस को मिले। ठीक है, उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं तो वो चाहते थे जो इकोनॉमिक इशूज़ हैं लाइक पॉवर्टी है या जो रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है तो उसको कम किया जाए, एंड जो अच्छी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है तो उनको यहाँ पे अप्लाई किया जाए। ठीक है, उसके बाद और भी इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जैसे यूनिटी एंड अवेयरनेस, जो यूनिटी है अमंग इंडियंस, स्पेशली जो हिंदू मुस्लिम्स हैं तो इनके बीच में यूनिटी रहे, इनको डेवलप किया, एंड देन द रेज ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस कि जो लोग हैं, जो सारे लोग हैं, चाहे कॉमन लोग हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से वाबस्ता हो उनका या नहीं, बट सभी जो लोग हैं उनको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करे। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ एंड जो इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव था दैट इज द इंडिपेंडेंस, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब चाहते थे। सबसे पहले तो ये चाहते थे कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, बट लेटर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां पे बन गया, एम बन गया आईएनसी का, वो था कि इंडिया जो है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटिश रूल से, एंड अल्टीमेटली जो इंडिया है मतलब आईएनसी की हेल्प से इसका जो रोल था, एक इंपॉर्टेंट रोल था, उसके रोल की वजह से जो इंडिया है उसको फिर इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। ठीक है, तो इसके साथ ही जो टॉपिक है आईएनसी का दैट्स फाउंडेशन एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो यहाँ पे खत्म होता है, एंड इसके साथ ही जो पहला टॉपिक है सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।